कैसी पार्लियामेंट जिसका अपोजिशन लीडर राजा रियाज था, कैसी पार्लियामेंट जिसमें 24 करोड़ आवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हटाकर एक अक़लियती जमात को इक़्तिदार दिया गया और फिर सब ने खड़े होकर कहा कि यस मैं वोट देता हूँ। वो जैसे आवाज़ आती है हु आर इन द फेवर में से आए, तो वो सारी आवाज़ें आती आए, तो वो आए जो था वो बेसिकली अपनी ग्रांट की मंजूरी के लिए था। बरियत भी नहीं होती, कहते हैं कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है, इसलिए हम सुरखरू हैं, हम ठीक हैं। भाई केस से बरी हो फिर आगे आवाम का सामना करो, लेकिन ये क्या अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है और आप आवाम को कहते हैं कि देखें जी हमारे ऊपर झूठे केसेस थे हम सुरखरू हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग में थोड़ी दिल की बातें करेंगे, तो ज़ालिमों तैयार हो जाओ क्योंकि काजी आ गया है। ना सिर्फ काजी आ गया है बल्कि काजी साहब का पहला फैसला भी आ गया है। तो बंदयाल साहब का आखिरी बॉल पर लगाया हुआ छक्का बाउंड्री से बाहर जाएगा या काजी साहब पकड़ के कोई नया ट्विस्ट देने वाले हैं, ये देखना होगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस समाअत और केस के फैसले के बाद असल में पता चलेगा कि आज का जो फैसला है वो स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। और काजी फाइज ईसा ही इस केस के लिए बेंच भी तश्कील देंगे और जैसे ही वो हल्फ लेंगे तो पहला हाई प्रोफाइल केस जो है उसकी समाअत करेंगे। तो इम्कान ये है कि लार्जर बेंच या फिर फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दिया जा सकता है। अच्छा है फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दें, वरना उनकी अपनी सवाबदीद है, वो 2 रुकनी दें 3 रुकनी दें। हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब फुल कोर्ट का फैसला आएगा तभी मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। जो उनकी सवाबदीद है, जो उनका इख्तियार है। एक्चुअली इस फैसले का अनाउंसमेंट होने से उनके अपने इख्तियारात भी लिंक होंगे कि क्या वो ख़ुद के इख्तियारात कम करेंगे या नहीं करेंगे, और उसके साथ आज के बंदयाल साहब के फ़ैसले का भी मुस्तकबिल जुड़ा है। खैर, उमर अता बंदयाल तो फ़ैसला सुना के सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए, लेकिन 6 साबिक वज़ीर आज़म और 1 सदर को वो जाते जाते कटहरे में खड़ा कर गए हैं। और ऐसा लगा है कि जैसे बंदयाल साहब जाते जाते पूरी PDM को गुड टू सी यू कह के गए हैं। आज के इस फैसले पर मुस्लिम लीग नून और PTI का क्या रद्द-ए-अमल है? राना सनाउल्लाह साहब की तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, पता नहीं गुस्से में थे, जज्बात में थे, क्या उनका मूड था। इमरान खान को तो उन्होंने मुबारक दे दी, गुस्से में ही दी है। आई अंडरस्टैंड उनका गुस्सा और जो इस टाइम उनकी सिचुएशन है, और साथ में उन्होंने वार्न भी कर दिया कि इस फैसले से इमरान खान को क्या नुकसान होगा, उसके ऊपर कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ी दिल की बातें आज करनी है, तो इसके ऊपर करते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं आज के फैसले से इख्तलाफ करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट का। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कुछ किया इसे पार्लियामेंट ही कलअदम कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदों का ऐवान है। मैं जब उनका ये इख्तलाफी नोट पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कैसी पार्लियामेंट जिसका अपोजिशन लीडर राजा रियाज था, कैसी पार्लियामेंट जिसमें 24 करोड़ आवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हटाकर एक अक़लियती जमात को इक़्तिदार दिया गया। वो जमात जिसके पास आवाम का मैंडेट नहीं था, जिसके पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो अपना वज़ीर आज़म बना सकते, तो दैट मीन्स कि अवाम ने इख्तियार तो किसी और को दिया था, जिसको पार्लियामेंट से ही बाहर कर दिया गया। कैसी पार्लियामेंट जिसमें सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की नुमाइंदगी नहीं थी। कैसी पार्लियामेंट जिसने 24 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करने की बजाय अपने 1200 अरब रुपए के केसेस माफ़ कराने के लिए कानून साजी की। और ये भी किसी पूरी पार्लियामेंट की कानून साजी नहीं थी कि सब ने अपने अपने केसेस माफ़ कराने थे या सब ने मिल के ये फ़ैसला किया। ये चंद लोगों के मफाद का केस था, चंद लोगों के, 12 होंगे, 20 होंगे, 24 होंगे। इन 24 लोगों ने अगर अपने केसेस माफ़ कराने के लिए कानून साजी की, तो क्या ऐसे ये कहा जा सकता है कि ये 24 करोड़ आवाम की उस वक्त नुमाइंदगी कर रहे थे? क्या 24 करोड़ आवाम उस वक्त ये चाह रही थी कि ये अपने 1200 अरब के केसेस माफ़ करा लें? बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा चाहती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसी पार्लियामेंट को हथियार बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उस अदालत से बड़े आइन के फैसले से इनहराफ किया गया। 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। वो कोई उमर अता बंदयाल साहब के अपने दिल की ख्वाहिश या दिल से निकली हुई इख्तरा नहीं थी, वो आइन में लिखा गया था और इसी पार्लियामेंट ने वो फैसला मानने से इनकार कर दिया। तो क्या वो 24 करोड़ आवाम की मर्ज़ी थी कि इंतखाबात ना कराए जाएँ या फैसला ना माना जाए या आइन में जो लिखा गया है उसे ना माना जाए? कतई नहीं। लेकिन उस वक्त चंद लोग
इस पार्लियामेंट की आड़ में छुप गए और कहा कि ये पार्लियामेंट का मुत्तफिक का फैसला है। और जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, उनको चाहिए थे वो 1-1 अरब 2-2 अरब रुपए जो उनको ग्रांट की सूरत में मिले, और फिर सब ने खड़े होकर कहा कि यस मैं वोट देता हूँ। वो जैसे आवाज़ आती है हु आर इन द फेवर में से आए, तो वो सारी आवाज़ें आती आए, तो वो आए जो था वो बेसिकली अपनी ग्रांट की मंजूरी के लिए था। मुझे कोई खुशी नहीं है कि इनके जो केसेस हैं ये खुल गए हैं या ये सारे लोग जो है वो दोबारा नैब के केसेस में जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है हालात का कि इनमें से शायद कोई केस भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचना, ना उससे 1 रुपये की रिकवरी का भी इम्कान है। पहले भी केसेस चलते रहे हैं, ये सारे सियासी मामलात की तरफ उलझ के रह जाते हैं। 1 रुपये की एक धेले की रिकवरी का इम्कान मुझे नहीं लगता। उल्टा इनके केसेस की पैरवी में हमारा, आपका, आवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया होना है। मैं समझता हूँ, मैं तो इत्तेफाक करता हूँ बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात से, वो जो कहते हैं ना कि या नैब चला लें या मुल्क चला लें, वो बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं। लेकिन फिर ये भी सोचता हूँ कि ये भी नहीं हो सकता कि किसी को इतनी खुली छूट दे दी जाए कि वो अपने मुखालिफ को तो रगेद दे पकड़ के, उनको तो नैब केसेस में रगड़ दे और खुद केसेस में वो मासूम बन के सामने आ जाएं। बरियत भी नहीं होती, कहते हैं कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है इसलिए हम सुरखरू हैं, हम ठीक हैं। भाई केस से बरी हो फिर आगे आवाम का सामना करो, लेकिन ये क्या अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है और आप आवाम को कहते हैं कि देखें जी हमारे ऊपर झूठे केसेस थे हम सुरखरू हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान को मुबारकबाद, वो गुस्से में उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि आप भुगतें 90 दिन का रिमांड, ज़मानत ही नहीं होगी आपकी 90 दिन। मैं कहता हूँ इमरान खान को इस बात का पता था कि ज़मानत नहीं होगी और इसका मुझे नुकसान हो सकता है, उसको पता था। वो चाहते तो अपने वकील से दरख्वास्त करके ये दरख्वास्त वापस ले सकते थे सुप्रीम कोर्ट से, केस तो उन्हीं का था ना, वो दरख्वास्त वापस ले लेते, कहते कि जी मैं नहीं परसू करना चाहता। और लेट्स सपोज कि सुप्रीम कोर्ट चाहती कि नहीं नहीं हम अब आपकी दरख्वास्त आगे इस पर फैसला करके छोड़ेंगे, तो जैसे आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान और उमर ता बंदयाल मिलके कोई फ़ैसले करते थे, तो क्या इमरान खान ये उनको नहीं कह सकते थे कि जनाब इससे मुझे भी नुकसान हो सकता है, पैगाम नहीं पहुंचा सकते थे आपकी थ्योरी के मुताबिक? तो अगर इमरान खान अपने आप को रिलीफ देना चाहते तो वो उनके पास 100 रास्ते थे, कर लेते। लेकिन द पॉइंट इज़ दिस के असूल पर समझौता नहीं किया। इमरान खान अपनी कानूनी जंग उसी तरह से जारी रखेंगे जिस तरह से वो चल रही है। अभी देर होगी लेकिन पूरा यकीन है कि इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। अब साइफ़र केस जो है वो खारिज करने की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। 19 सितंबर को उसकी समाअत होनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शायद इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, आगे और सुप्रीम कोर्ट का फोरम है। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि आगे काजी फाइज ईसा आ गए हैं तो शायद फिर कोई मुश्किल होगी। लेकिन मेरे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी आप सोच रहे हैं कि शायद वो इस तरह का कोई डिसीजन दे देंगे, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, सिक्स सेंस मेरी ये कह रही है कि अगर तो केसेस जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है, फिर तो नहीं बचत होनी। लेकिन अगर केसेस बदनीयती पर हैं, जो कि लग रहा है कि बदनीयती पर हैं, कि एक शख्स ने 71 साल में कोई जुर्म नहीं किया, कोई केसेस नहीं है, 71 साल के बाद 180 केसेस हैं, तो बदनीयती तो है ना। तो फिर काजी फाइज ईसा साहब भी इस फैसले में इंसाफ करके जाएंगे इंशाल्लाह। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त गई है वो बल्कि पुरानी दरख्वास्त है, उसकी कंटिन्यूटी है, जिसमें साइफ़र की एक FIR जो है उसे भी ख़त्म करने की इस्तदा की गई है। एक तो साइफ़र का जो मुकदमा है वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, फिर साथ ही ज़मानत मनसूखी का जो मामला है, जो खसूसी अदालत ने ज़मानत ही मनसूख कर दी इमरान खान साहब की, उसको भी चैलेंज किया जाएगा। तो आज आपने देखा परवेज़ लाई का केस, उसका भी फ़ैसला आ गया, ज़मानत उनकी भी हो गई, क्योंकि पता चल जाता है ना कि इस केस में नई शवाहिद मिल रहे। 6 महीने पहले एक वारदात हुई, बंदा लाहौर में है और यहाँ पे आपने नामालूम में पकड़ के केस में डाल दिया नाम। तो ये सब केसेस आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने हैं। इसी तरह लाहौर में जो कैद ख़वातीन हैं, वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन समेत बहुत सारे लोग जो बेगुनाह खामखा कैद हैं सिर्फ इसलिए कि शायद वो कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ खड़े थे, तो उनके भी केसेस का इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा। ये बोगस केसेस जिसके भी बने हैं, वक्ती मुश्किल ज़रूर होगी उसकी, लेकिन ये ख़त्म हो जाएंगे। और जिनके ख़िलाफ़ सही दुरुस्त केसेस हैं, सच्चे केसेस हैं, वो ख़त्म करा के भी उनके वापस गले पड़ जाएंगे, जैसे आज कुछ लोगों के पड़ गए हैं ना। मैं नहीं कहता कि ये सारी कसूरवार हैं, अगर कोई बेगुनाह है तो इनके केसेस को भी मेरिट के ऊपर देखना चाहिए, किसी को खामखा सज़ा नहीं होनी चाहिए। आज के ताज़ा फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल भी आया है और नैब तरामीम को कलअदम करार देने के फ़ैसले का उन्होंने खैर मकदम किया है। और साथ ही PTI तर्जुमान ने यह कहा है कि यह फ़ैसला खुशाइंद है और आइन की बालादस्ती करार दिया गया है। फिर जो उनका एक बयान जारी हुआ उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद साख्ता NRO 2 को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, अब नैब की जिम्मेदारी है कि वो अपना आइनी किरदार अदा करते हुए रेफरेंसेस पर असर-ए-नौ तहकीकात का आगाज़ करे। तो लेट्स सी कि अब नैब
के ऊपर सारी गेम आ गई है। चेयरमैन नैब साहब को आज के जो डिसीजन है इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले उनकी मुद्दत 3 साल की थी, अब मेरा ख्याल है वो चूँकि सारा कुछ रीस्टोर हो गया तो पुराने कानून के मुताबिक उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 4 साल की हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मैं इसको रीचेक भी कर लूँगा। मुझे लगता है कि उनकी मुद्दत अब 4 साल की हो गई है। तो इसलिए आज के इन सारे केसेस में जो पॉलिटिशियंस हैं एक्चुअली दे आर लूज़र, और दूसरी साइड जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में है। तो दूसरी तरफ अब नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो मुकाबला है इस वक्त, लफ्ज़ी गोलाबारी है, वो पहले से बहुत तेज़ हो गई है। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, जिसके बाद बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक लाइन कही है जिसमें रगेद के रख दिया उन्होंने नून लीग के बयानिए को और नून लीग को। उन्होंने कहा एक ऐसी जमात है जो मुश्किल में पाँव पड़ती है और अच्छा वक्त आने पर गले पे हाथ डालती है। बहरहाल आप भी, मैं समझता हूँ, डिज़र्व करते हैं ऐसी जमात को, बिकॉज आपको पता था कि आपके साथ ये हो चुका है, स्टिल आपने सोचा कि नहीं नहीं इन्हीं के साथ हाथ मिलाना है जो बाद में गले पड़ते हैं। तो अब आप मज़ा लें इस बात का। फिर जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के अरकान ने ये शिकवा किया है कि नून लीग और मौलाना की जमात जो है वो बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी के तहत उन पर हमले कर रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो इसको रोकने के लिए क्या काउंटर स्ट्रेटजी है वो भी देखना होगा। बिलावल साहब ने पहले तो कह दिया कि जरदारी साहब की जो भी बात है वो घर तक है। आज पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मिल के पूरा इख्तियार जरदारी साहब को दे दिया इलेक्शन के हवाले से, जो भी मौक़िफ़ अपनाना या लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, क्योंकि उन्हें पता है कि जरदारी साहब की जो लाइन है वो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।